दिस इज़ विभू शर्मा एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज़ डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है ये हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जहाँ पे हमने इंटरफेरेंस डिस्कस किया था, जहाँ पे दो स्लिट्स होते थे और उनमें जो सोर्सेज होते थे दैट आर कोहेरेंट इन नेचर। कोहेरेंट का मतलब सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब हम सेम मान लेते थे। ठीक है, तो उनके बीच में जब भी सुपर पोजिशन होता था तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस होता था वहाँ पे, ये सुपर पोजिशन को हम इंटरफेरेंस बोलते थे और हमें वहाँ पे ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलते थे। ठीक है, अब ये नया एक फिनोमेना यहाँ पे है जिसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है कि डिफ्रैक्शन में जब भी हम यहाँ पे लेंगे तो वो ड्यू टू सिंगल स्लिट लेने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी लेने वाले हो ड्यू टू सिंगल स्लिट लेंगे, राइट। तो आइए सिंगल स्लिट में क्या होता है पहले हम वो बात करते हैं। ठीक है, सिंगल स्लिट क्या होता है, तो हम यहाँ पे जो भी स्लिट लेने वाले हैं वो एक ही स्लिट लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने जो अपना जो रखा हुआ है दैट इज योर सिंगल स्लिट। ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्लिट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सिंगल स्लिट, अब पहले डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हम समझते हैं। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बेसिकली क्या है। ठीक है, तो व्हेन अ रे बेंड टुवर्ड्स द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी जो रे रहती है, वेव रहती है, वो क्या करती है, जहां पे भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन नजर आता है वो सीधी न जाके बेंड हो जाती है। और वो किस तरफ बेंड होगी, हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ बेंड होगी। तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हेन अ लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट बेंड्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स द शैडो रीजन। अब इसको पहले समझते हैं बेसिकली ये है क्या। तो आप पहली सिचुएशन में देख सकते हैं कि पहली सिचुएशन में जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ये पहली सिचुएशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली में अगर आप न्यूटन्स की थ्योरी फॉलो करें कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये देखिए रेज जो होती हैं ये ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी, ऐसे जैसे ऐसे जा रही हैं स्ट्रेट। और आपको देखिए यहाँ पे मतलब इस पोर्शन में जो मैंने डार्क बनाया हुआ है यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि लाइट आप स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। तो आपको इस वाले पोर्शन में जो है वहां पे डार्कनेस नजर आनी चाहिए थी, क्योंकि लाइट ट्रेवल सीधी जाएगी तो जहां लाइट पड़ेगी वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको ब्राइट नजर आएगा। तो देखिए इस पूरे हिस्से में अगर मैं इसको रेड कलर से डार्क करता हूँ, इस पूरे हिस्से में देखिए लाइट जा रही है। तो आपको ये लाइट ऐसे ट्रेवल, ऐसे तो ट्रेवल नहीं करती लेकिन ट्रेवल करेगी, तो आपको यहाँ पे इस वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में आपको ब्राइट नजर आएगा, है ना। और सिमिलरली नीचे अगर आप S2 वाला देखेंगे तो इसी एरिया में लाइट जा रही है, तो आपको इतने हिस्से में अगेन आपको ब्राइट नजर आने वाला है। तो जो बीच का पोर्शन जो मैंने यहाँ पे शो किया है वो है डार्क, मतलब आपको एक्चुअली में ऐसा नजर आना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो राइट हैंड साइड में मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है वो एक्चुअली में ट्रुथ है, कि जो लाइट होती है बेसिकली वो आपकी यहाँ से ऐसे बेंड हो जाती है ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ, और ये वाली जो है ये ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए आपका जो डार्क पोर्शन आया है बेसिकली वो थोड़ा सा छोटा आ गया एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, क्योंकि लाइट आपकी ऐसे जाके ऐसे बेंड हो रही है। ठीक है, वो स्ट्रेट ना जाके क्या हो रही है, ऐसे बेंड होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्रीन देखी है और स्क्रीन में हमने ये देखा है कि यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसी सिचुएशन है। तो ये आपकी स्क्रीन हो गई है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन समझ में आया। डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वेशन हमने और देखा, इस ऑब्जर्वेशन में क्या है आप देख सकते हैं, जो ये वाली लाइट है आपकी, ठीक है, ये जैसी ऑब्स्ट्रक्शन के पास गई देखिए बेंड हो गई इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से बेंड हो गई, तो आप देख सकते हैं इतने हिस्से में अगर ये मान लीजिए स्ट्रेट जाती तो स्ट्रेट कैसे जाती, ऐसे जाती, लेकिन ये गई कैसे, ये ऐसे बेंड हो गई। तो ऐसे बेंड होने की वजह से आपको इतना हिस्सा और ब्राइटनेस का मिल जाएगा, जबकि आपको यहां से पता होना चाहिए कि यहां से पूरा आपको डार्क ही मिलेगा। ऑब्वियसली ये पूरा हिस्सा आपका क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टेकल आ चुका है, आपका ये ऑब्स्टेकल आ चुका है। तो ऑब्स्टेकल क्या लाइट को रोकेगा, लेकिन जो ये कॉर्नर वाली लाइट है ये क्या करेगी, बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इस वाले हिस्से में कुछ पैटर्न नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये स्क्रीन बनाई है, ये आपकी अगेन ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, इस स्क्रीन में आपको कुछ पैटर्न फॉलो होंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर में है ये वाला पैटर्न आपका, मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो मैंने बनाया है ये आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे यहाँ पे आपको डार्क मिलेगा, फिर आपको ब्राइट मिलेगा, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि विड्थ डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते आएंगे विड्थ डिक्रीज होती जाएगी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या होता था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको सारे सब सेम ही मिलता था। अगर डार्क है तो डार्क ही रहेगी, ब्राइट है तो ब्राइट ही रहेगी, सेम इंटेंसिटी की रहेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जितनी भी ब्राइट रहेंगी उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी। ठीक है, अलग अलग होती जाएगी, उनकी विड्थ भी चेंज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑल्टरनेट
ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलते जाएंगे, ठीक है, और विड्थ आपकी यहाँ पे कम होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने आपके लिए लिखा है। व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स शैडो रीजन, ठीक है, शैडो रीजन में चला जाएगा। देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द इल्यूमिनेटेड रीजन एंड शैडो रीजन, कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी जो वेव है बेंड हो गई है, तो शार्प रीजन ना आके थोड़ा सा ऐसे कर्व आ जाएगा। वी ऑब्जर्व ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बिटवीन इल्यूमिनेटेड रीजन। तो इतने हिस्से में आपको, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इतने हिस्से में आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसके मेन ऑब्जर्वेशंस थे। अब आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा समझते हैं। एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक तरीका दिया हुआ है आपके लिए। आप चाहें तो इसका एक तरीका मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दूंगा, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इसमें किया क्या गया है कि ध्यान समझिए, मैंने एक वुडन फ्रेम लिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है ये जो है आपका ये वुडन फ्रेम है, राइट। इसको मैंने क्या किया, क्लिप्स होती है ना जो कपड़े सुखाने वाली रहती है, उससे आपने क्या किया, इसको ज़मीन पे रख दिया, ठीक है। उसके बीच में आपने कागज़ लिया हुआ है, ये देखिए, ये जो आपको व्हाइट कलर का नज़र आ रहा है ये एक सिंपल पेपर है, ठीक है। अब आप सिंपल पेपर में क्या करिए, वो एक ब्लेड आती है, वो ब्लेड ऐसे मार दीजिए, तो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही होगी, बट इसको आप समझिए यहाँ से एक पतली सी ब्लेड मार दीजिए ऐसे, तो एक स्लिट बन जाएगी ये, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या है, स्लिट, है ना। अब यहाँ पे मैंने एक लेज़र ली हुई है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लाइट में ही आपको अच्छे से दिखेगा, आप हर लाइट यूज़ करेंगे तो आपको शायद चांस है कि आपको इतना अच्छे तरीके से नज़र ना आए। तो मैंने यहाँ पे एक लेज़र ली हुई है और लेज़र को मैंने मारा है, और उसके जस्ट सामने वाली जो दीवार आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये दीवार जो है, ये दीवार आपको जो नज़र आ रही है, इस दीवार पे मैं पैटर्न फॉलो देखता हूँ कि क्या हुआ है ऐसा। आप इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, एक कांच ले लीजिए, ठीक है, जो आपका कांच होता है ना, जो आपका वुडन ग्लास होता है, वुडन बोल रहा, जो आपका विंडो ग्लास होता है, तो विंडो ग्लास में आप क्या करिए, धूप बत्ती नीचे जला दीजिए उसके नीचे, सो दैट वो पूरा काला हो जाए। अब काला होने के बाद क्या कीजिए, उसमें एक ब्लेड मार दीजिए, सिर्फ एक ब्लेड मारिएगा, ज़्यादा मत मारना, एक ब्लेड मार देना, और उसको सामने रख के, और आप क्या कर सकते हैं, लेज़र मार सकते हैं, और आप सामने वाली दीवार पे पैटर्न ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो आपको कैसा पैटर्न ऑब्जर्व होगा, तो मैंने कुछ यहाँ पे इमेजेस लिए आपके लिए, उसको ज़रा हम देखेंगे। कि पहली इमेज तो आपको ये थी कि आपने जो क्लिप्स लिए थे, ये क्लिप्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके क्लिप्स हैं। क्लिप्स में आपने इसको माउंट करके बस ज़मीन पे रखने के लिए है, और आपने फिर यहाँ पे एक लेज़र ली, ठीक है। ये लेज़र जो है इसने लाइट मारी, और वुडन फ्रेम इसलिए लिया है कि भैया आप सेटल कर पाएँ उसको, है ना, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, आप देख सकते हैं पहली इमेज में, इमेज नंबर 1 में, तो इमेज नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन, आपने लाइट जलाई। आप इसको इमेज नंबर 2 में देख सकते हैं ऊपर से कि आपने ऐसी लाइट जलाई हुई है। और जो इमेज नंबर 3 है, ठीक है, इसमें नोटिस करिए, ये आपको जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये जो पैटर्न है ये आपको दीवार पे फॉलो हो रहा है, दैट इज योर स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन काफ़ी दूर रहती है, ठीक है। तो आप ये जो बीच वाला हिस्सा देख रख सकते हैं, ये जो बीच वाला हिस्सा, और फिर आप देखिए ऐसे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं आपको ऐसे से, ये आप देख सकते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे भी आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बीच वाला है आप देख सकते हैं, जो बीच वाला है ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है इसकी, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये चमक रहा है आपको, दैट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप राइट में जाओ, जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाओ, इंटेंसिटी जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उसकी कम होती जाएगी, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे बना के भी बता दिया है, ठीक है। ये जो आपका रहेगा, एक्चुअली थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है, लेकिन मैं आपको बेटर इसी से बता पाऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसको हमने क्या बोला है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर आप इसके बगल में जाएंगे तो ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा, फिर ये आप देखिए सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, एंड सो ऑन। ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, एंड सो ऑन। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको डार्क नजर आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे CBF इसलिए वर्ड किया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है इसकी। इसके और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में आपको मिनिमा मिल जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलने चालू हो जाएंगे। ये पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न तो हमें समझ में आ गया, हमने इसको देखा भी और इसका फिनोमेना भी समझा और एक्सपेरिमेंटली भी इसको देखा। अब सवाल ये है इसकी मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है। अब कुछ बुक्स में डायरेक्टली वो मिनिमा फाइंड करके और फिर वो एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं, बट अगर आप इसको टोटली मैथमेटिक्स में देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर फीलिंग आपको देगा एज कम्पेयर टू जो बाकी अजम्पशन आप लेते हो, ठीक है। बुक्स में दिए जाते हैं कि आप एक स्लिट में टॉप और बॉटम पे 100 पार्टिकल्स ले लो, ठीक है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा ले लो, फिर उनके बीच वाला पार्टिकल लेते हैं हम, उसे लैम्डा/2 ले लेते हैं, उसको इक्वेट कर करके हम मिनिमा फाइंड करते हैं। ये एक थोड़ा आसान तरीका हो जाता है, लेकिन ये बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं देता। उसका रीज़न ये है, इससे आप सिर्फ मिनिमा निकाल सकते हो,
मैक्सिमा की कोई जानकारी ये आपको नहीं देता है, सिर्फ मिनिमा निकाल सकते हो। तो बेटर ये है कि हम एक ऐसी मैथमेटिक्स देखें जिसमें आपको क्लियर कट समझ में आए कहाँ मैक्सिमा आने वाला है और कहाँ मिनिमा आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैथमेटिक्स ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने सारा ऑलरेडी लिख रखा है सो दैट हमारा लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, समझने में हमारा काम हो जाए। तो थोड़ा सा वेव में अगर मैं जाऊँ, थोड़ा मैं वेव के बारे में चर्चा करता हूँ कि यहाँ पे हम वेव ही है यहाँ पे लाइट। तो वेव के बारे में अगर चर्चा करूँ तो अगर आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो आप ऐसा लिखते थे E इज इक्वल्स टू ई नॉट, जो कि एम्पलीट्यूड होता है, कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आपकी जनरलाइज इक्वेशन ऑफ वेव होती है, ठीक है। के आपका क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसे आप 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। ओमेगा आपका क्या होता है, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे आप 2 पाई एफ या 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक सिचुएशन अगर मैं समझूं कि मान लो ये पॉइंट पी है मेरा, ठीक है, और ये दो सोर्सेज हैं S1 और S2, और मैंने आपको बताया S1 S2 मस्ट बी कोहेरेंट, वो कोहेरेंट होने ही चाहिए चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, राइट। S1 S2 कोहेरेंट होने चाहिए। तो S1 से कोई वेव गई P पे, S2 से कोई वेव गई P पे, तो क्या होगा, P को क्या मिलेगा, SHM मिलेगा, ठीक है। और फिर इस दौरान ये मान लीजिए E1 है और ये E2 है। तो अगर P पॉइंट पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, E नेट मिलेगा, जो कि सम ऑफ E1 प्लस E2 रहेगा। डायरेक्टली जब वेव सुपर इम्पोज करती है एक पॉइंट पे तो आप क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं, ठीक है। तो फाई की कंडीशन और सॉरी कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन और भी है कि फॉर कोहेरेंट सोर्सेज फाई मस्ट नॉट चेंज विद टाइम। जो आपका फाई होना चाहिए वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा तो आप उसको कोहेरेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम देखें जो हमारा इंटेंसिटी होती है, बेसिकली अगर हम देखें इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हम इंटेंसिटी निकालने में एक्चुअली इंटरेस्टेड है यहाँ पे। तो आइए थोड़ा सा इसका एक डायग्राम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सोर्स S मार्क किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से स्मॉल एस दूरी पे, इसको स्मॉल एस ले लीजिए चाहे तो, ये कैपिटल एस है, दूरी पे मैंने एक छोटा सा एक और बहुत छोटा सा एक सोर्स मान लिया DS नाम का, ठीक है। अब ये DS को मैंने मान के अब मैं देखूंगा इसकी वजह से P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितने रहने वाली है। उससे हम पता कर लेंगे कि डार्क है कि ब्राइट है, मैक्सिमा आपका या मिनिमा है, उससे हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो B होता है, B क्या होता है, ये पूरी स्लिट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये पूरी स्लिट का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और ये जो कैपिटल D है बेसिकली आपका ये होता है स्क्रीन तक का डिस्टेंस। हम यहाँ पे पहला अजम्पशन क्या लेते हैं कि जो B है वो D से काफ़ी छोटा है, ठीक है। जो स्क्रीन लगी हुई है काफ़ी दूर लगी हुई है, ठीक है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप बेटर देख पाएँ मैक्सिमा मिनिमा को अच्छे से। अगर आप पास में रख देंगे स्क्रीन तो कुछ नज़र नहीं आएगा, एक लाइट ही नज़र आएगी, तो आपको कोई ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, S से एक रे छोड़ी जो मान लो X चली, तो जो DS वाला जो सोर्स है उससे अगर मेरी जो रे चलेगी वो थोड़ी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि देखो ये पाथ ज़्यादा है, DS से लेके P तक का जो पाथ है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो मान लो DX थोड़ी सी ज़्यादा चली, ठीक है। तो अगर मुझे इनमें पाथ डिफरेंस निकालना है तो मैंने आपको YDSC में बताया था परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ये, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाता है। तो इस थीटा से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक DX में रिलेशन मिलेगा। DX जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा S साइन थीटा। क्या हो जाएगा, S साइन थीटा। आप लगा सकते हैं पर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर आप साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे, अपोजिट क्या आपका DX है, एडजेसेंट आपका S है, तो S को वहाँ ले जाइए तो देखिए यही रिलेशन मिल जाएगा आपको। ये हमें बाद में यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको पहले से निकाल के रख दिया है, ठीक है। अब मैं सिर्फ DS के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो DS जो एलिमेंट रहेगा वो चेंज होता जाएगा। वो अगर आप उसकी जो लिमिट है, S की जो लिमिट है यहाँ पे आप देखेंगे, S की लिमिट होगी 0 से B तक। अगर आप 0 पे जाएंगे तो S की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और अगर B पे जाएंगे तो आप यहाँ मान लो इसको SR ले लेते हैं ना, यहाँ आप R की पोजीशन पे चले जाएंगे। तो जो भी आपके सोर्सेज रहेंगे वो इन्हीं लाइन पे ही आएंगे, ठीक है। ना वो उससे ऊपर जा सकते हैं ना इससे नीचे जा सकते हैं, तो इसलिए हमने बीच में एक एलिमेंट टाइप का ले लिया है। आइए अब उसके लिए हम अगर इक्वेशन लिखते हैं तो उसके लिए जो मान लेते हैं एक वेव के से जनरेटेड जो एनर्जी रहेगी उसकी एनर्जी क्या रहेगी, एक कांस्टेंट। आप एक कांस्टेंट ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने C1 DS ले लिया है क्योंकि DS की वजह से है, तो इसलिए एक एम्पलीट्यूड रहेगा कॉस के एक्स की वैल्यू यहाँ पे x प्लस डी एक्स लिखेंगे माइनस ओमेगा टी। ये आपकी जनरलाइज इक्वेशन हो गई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आइए इंटीग्रेट करेंगे तो ये e हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं C1 कांस्टेंट है, DS के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर ली, इसी DS को मैंने उस तरफ लिख दिया है। कॉस ऑफ, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस
तो ऐसा ही k इंटू एक्स लेंगे तो के एक्स आ जाएगा। देखिए k डी एक्स लेंगे तो k डी एक्स आएगा, ये k को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो k डी एक्स आएगा, और डी एक्स की वैल्यू आप ये लिख सकते हैं, तो k एस साइन थीटा आ जाएगा। देखिए ये वाला आ गया, और ओमेगा टी आपका वैसे का वैसे ही है। अब आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेरिएबल पहचानने का तरीका क्या होता है, डी के बाजू में जो रहता है वो आपका वेरिएबल रहता है। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है, एस है, ठीक है, थीटा इज नॉट चेंजिंग, है ना, क्योंकि आप सिर्फ डी एस, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका डी एस है उसकी वजह से आप पी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो उसको इंटीग्रेट करने का एक फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज किया है, वो क्या यूज किया है जरा ध्यान से समझिए। आपको अगर पता हो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी करेंगे तो क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ये जो थीटा रहेगा ये वैसे का वैसे ही रहेगा, और एक्स के बाजू में जो टर्म रहता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से आ जाइए, तो कॉस का, अब देखो C1 तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। कॉस का हो जाएगा साइन, अंदर वाला एंगल वैसे का वैसे ही है, आप देख सकते हैं पूरा एंगल वैसे का वैसे ही है, और वेरिएबल के बाजू में जो के साइन थीटा है उसका डिवाइड कर दिया। वेरिएबल के बाजू में जो भी क्वांटिटी रहती है उसका लास्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके b तक, ठीक है। लिमिट क्या होगी हमारी यहाँ पे 0 से b। तो देखिए यहाँ पे हमने वो वापस वही किया, इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो जैसे आप इसको अब वैल्यूज डालना स्टार्ट करिए, तो पहले आप अगर 0 डालते तो e का वैल्यू देखिए क्या आएगा, अब लिमिट डाल देते अगर, तो C1 बाय के साइन थीटा वैसे का वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। बाहर कर दो इसको। अब S1 सॉरी साइन, अब पहले b डालोगे तो साइन ऑफ के बी साइन थीटा हो जाएगा प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये अपर लिमिट डाला, ठीक है, माइनस अगर आप लोअर लिमिट डालोगे, ठीक है, साइन थीटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी पूरी एक है ना। और दूसरा आपका साइन, अगर आप 0 डालेंगे तो देखिए एस की जगह 0 डालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी बचेगा सिर्फ, है ना। तो आप देख सकते हैं ये साइन ए माइनस साइन बी, जिसमें ये वाला पूरा टर्म आपका सी ले लो और इसको पूरा डी ले लो, है ना। तो साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट में हमने वही किया हुआ है। तो साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, देखिए आपको ये मिलेगा, राइट। एक बार आप अपर लिमिट डालिए, एक बार लोअर लिमिट डालिए, ठीक है, तो आपको ये मिला। अभी किसकी जैसा है, साइन सी माइनस साइन डी, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। तो इसको आपने क्या लिया सी, और इसको आपने क्या ले लिया डी। अब एक बार क्या कीजिए, माइनस करिए, ठीक है। जैसे आप माइनस करेंगे तो आप देखिए के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स माइनस ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा, ये वाला टर्म, और बाई 2 कॉस ऑफ, ऐड करोगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स माइनस ओमेगा टी 2 बार आएंगे, तो ऐड होके ट्वाइस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएंगे। तो देखिए 2 से 2 वैसे भी कैंसिल ही होगा यहाँ पे, तो इसलिए डायरेक्टली ये लिख दिया। बट क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे के बी साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आपका कांस्टेंट यहाँ पे वैसे का वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कॉस वाला टर्म अलग लिख दिया और बचा हुआ टर्म अलग लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, साइन थीटा के बी और ये सब सारी चीज़ें क्या है आपकी कांस्टेंट है। तो अगर आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो ये देखिए ई नॉट, तो आपका ये रहा एम्पलीट्यूड, और कॉस आपका ये रहा, और ये बाकी बचा हुआ ये रहा। फाई भी देखिए चेंज नहीं हो रहा विद टाइम, तो आप कोहेरेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। बस इंटेंसिटी क्या होती है, ई नॉट का स्क्वायर होती है, तो आप चाहें तो इंटेंसिटी लिखेंगे तो ये ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगी, तो आप इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। बस ध्यान रखिएगा ये इतना बड़ा जो के बी साइन थीटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, थोड़ा छोटा नजर आएगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। और चाहे तो के को आप 2 पाई बाय लैम्डा लिख सकते हैं, और देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो बीटा का वैल्यू आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो आपका कांस्टेंट ही बचता है तो दैट इज योर एम्पलीट्यूड, वो आपका आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैंने आई नॉट से कंपेयर कर लिया, जो कांस्टेंट वगैरह सब आते हैं। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है वो बचता है साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। ये आपकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है जो यूजुअली बुक्स में डायरेक्टली दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं देखूँ तो बीटा तो आपको ये दिया हुआ है, ये भी हमने देखा, ठीक है। और आपका जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो ये आ गया, क्या है, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर।
तो आपको पता है कि जो मिनिमा होता है, बेसिकली मिनिमा में इंटेंसिटी जीरो होती है। सही बात है ना, मिनिमम में इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर मिनिमम में इंटेंसिटी जीरो होती है तो आई को जीरो करना है आपको। अब आई को जीरो करने के लिए आपको साइन बीटा को जीरो करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप बीटा को जीरो नहीं कर सकते, नहीं तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो में बीटा भी जीरो हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो अगर आप बीटा की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, जो कि पाई बाय लैम्डा बी साइन थीटा है, उसको आप पाई से इक्वेट करिए। ठीक है, आप जैसे इसको पाई से इक्वेट करेंगे तो आपको देखिए साइन थीटा का वैल्यू लैम्डा बाय बी आ जाएगा, जो डायरेक्टली यहीं से डिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको यहाँ से लैम्डा बाय बी मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट मिनिमा है, ये आपका क्या है, फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, सिमिलरली आप फिर 2 पाई डालेंगे तो आपको देखो ये वैल्यू मिल जाएगी, 2 पाई 2 लैम्डा बाय बी, जो कि क्या है हमारा सेकंड मिनिमा। फिर आपको देखो थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, सारे मिनिमाज आपको मिल गए हैं। तो आपको साइन थीटा पता होगा, लैम्डा बाय बी पता होगा, तो आप सारे मिनिमास की पोजीशन आप निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा भी निकालना इजी, कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पी पॉइंट है। ठीक है, ये एंगल भी आपका थीटा रहने वाला है, राइट। और आप मान लीजिए यहाँ से अगर वाई डिस्टेंस पे आप देख रहे हैं और ये कैपिटल डी है, क्योंकि एंगल काफ़ी छोटा है, क्योंकि आप लैम्डा बाई बी का रेशियो अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा आएगा, 10⁻³ की रेंज में आएगा, राइट। तो साइन थीटा और टेन थीटा बराबर ही रहने वाले, तो ये कितना हो जाएगा, वाई बाई डी। तो आपको वाई से देखिए पोजीशन भी पता चल गई है कि आपको किस पोजीशन पे मैक्सिमम मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है। तो आप साइन थीटा को यहाँ पे वाई बाई डी से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। और हमें चाहिए क्या, वाई चाहिए, पोजीशन ही चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक इंटेंसिटी वर्सेस साइन थीटा का कर्व बनाऊं, आप देख सकते हैं इंटेंसिटी वर्सेस साइन थीटा का कर्व बनाऊं, तो लैम्डा बाई बी देखिए मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए, 2 लैम्डा बाई बी, 3 लैम्डा बाई बी, 4 लैम्डा बाई बी मार्क करूंगा। तो इन पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं मिनिमा आ रहा है, मतलब इंटेंसिटी जीरो है। ठीक है, अब दो मिनिमा के बीच में ही मैक्सिमा आएगा, राइट। तो मैक्सिमा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बीच में ही आना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपका थोड़ा इस तरफ आएगा। यूजुअली अगर आप वैल्यूज में जाएंगे तो एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा, लेकिन आप मान सकते हो कि बीच में आएगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे जीरो किया है, तो ये देखिए मैक्सिमा आ गया, ये वापस मैक्सिमा आ गया, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा आ गया जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे आपका मैक्सिमा कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी आई नॉट है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाए तो साइन बीटा बाय बीटा, अगर मैं लिमिट बीटा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो कर देता हूँ तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सेंटर पे जो मैक्सिमा आता है वो आई नॉट आता है। ठीक है, जीरो नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, आप लिमिट यूज कर सकते हो, अगर आप बीटा को जीरो डाल दोगे, ठीक है, तो बीटा अगर जीरो डाल दोगे तो लिमिट बीटा टेंडिंग टूवर्ड जीरो साइन बीटा बाय बीटा 1 होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आप सेंटर में देखेंगे आपको आई नॉट मिल जाएगा। फिर आप ये वैल्यूज डालते रहिए, लैम्डा बाय बी, 2 लैम्डा बाय बी, तो आपको इंटेंसिटी की वैल्यू पता चलती जाएगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है। पहली जो इंटेंसिटी आएगी वो आई नॉट बाय 22 के आसपास, 22.5 के आसपास आती है, जो कि आप सोचिए 22.5 टाइम्स कम है। फिर आई नॉट बाई 63 वो और कम हो जाएगी उससे, और ये चलता जाएगा, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले से, आईपी वाले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि कहाँ मैक्सिमा आ रहा है और कहाँ पे मिनिमा आ रहा है, तो किस पोजीशन पे आ रहा है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन। ठीक है, होप आपको आपका आज का लेक्चर समझ में आया हो। इसमें इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नीट वाले बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत है, लेकिन बस यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपके लगने वाले हैं, वो बस ध्यान रखिए। जो इंटीग्रेशन का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि अगर आपको ध्यान रखना है तो ये लास्ट का जो मैंने अभी स्लाइड में बता रहा हूँ, ये मेन स्लाइड रहेंगी हमारी, जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ये कंडीशन है, हमें इसी को यूज करके डिफ्रैक्शन को बताना है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।